तो स्टार्ट होता है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स का आखिरी लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सारा पढ़ेंगे। फैक्टर्स के अंदर पहला फैक्टर हो चुका है डिस्कस, जिसका नाम है कंसंट्रेशन या प्रेशर इफेक्ट। दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा टेम्परेचर। चौथा लाइट। पांचवा कैटलिस्ट। तो टोटल मिला के ये 5 मेजर फैक्टर होते हैं जिन पर कि किसी रिएक्शन की रेट जो है वो डिपेंड करती है। सबके बारे में एक ब्रीफ रिव्यू देखते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन और प्रेशर। तो रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन के नंबर बढ़ जाएंगे, और ये कोलिजन का नंबर प्रेशर बढ़ाने के साथ भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से रेट जो है वो इंक्रीज करेगी। यानी कि कुल मिलाकर के सेम प्रेशर पर लो कंसंट्रेशन पर कोलिजन का नंबर कम हो जाएंगे तो रेट कम होगी, और हाई कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा तो रेट जो है रिएक्शन की इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था ओवरऑल कंसंट्रेशन और प्रेशर के बारे में। दूसरा फैक्टर आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने पर रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। जनरली रिएक्शन की जो रेट है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज करती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। अब अगर कोलिजन बढ़ गया तो रिएक्शन की जो रेट है वो भी इंक्रीज कर देगी, क्योंकि रेट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन के ऊपर। ठीक। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो रेट जो है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो इफेक्टिवली टकराना शुरू कर देते हैं, यानी कि कोलिजन सक्सेसफुल हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। सही है। ऐसा पाया गया है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की जो रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन की जो रेट है वो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है दो अलग अलग टेम्परेचर पर निकाला गया रेट कांस्टेंट का रेशियो। अगर एक रेट कांस्टेंट आपने टी पे निकाला तो दूसरा रेट कांस्टेंट आप T+10 पे निकालिए, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 10 का। ज्यादातर रिएक्शन के लिए इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू आती है वो लगभग 2 से लेकर 3 आती है। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रिएक्शन गोज, आंसर इज फास्ट। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा दोगे तो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन का रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि कंसंट्रेशन पर ही रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। वो बात अलग है कि अगर दो रिएक्टेंट है और दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाए तो रेट उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट हो जाती है, लेकिन बिना रिएक्टेंट लिए तो रिएक्शन नहीं हो सकती ना। इसलिए रिएक्टेंट की जो रेट है, रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड किस पे करती है, कंसंट्रेशन पर। टेम्परेचर इफेक्ट्स रेट बिकॉज। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर इफेक्ट्स रेट बिकॉज, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ जाता है। और कोलिजन क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है क्या, काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आंसर इज टेम्परेचर। रेट किसी रिएक्शन की डिपेंड किस पर करती है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट इंक्रीज करती है। रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या करती है, तो आंसर है इंक्रीज करती है। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल, आंसर इज डबल, दैट इज ऑप्शन ए। अब रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसको समझाने के लिए आर्नियस ने एक इक्वेशन दी। यानी कि आर्नियस इक्वेशन बेसिकली क्या बताती है कि रेट टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय आर्नियस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंट होती है उसकी इक्वेशन है के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। इसमें के का मतलब है रेट कांस्टेंट, ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, आर का मतलब है गैस कांस्टेंट, टी का मतलब है टेम्परेचर, कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर इन केल्विन को, और ए का मतलब है आर्नियस कांस्टेंट। इसको कभी कभी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल देते हैं। ए का मतलब है आर्नियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये सब किसका नाम है, ए का। गॉट इट। अब जो इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन के दोनों साइड आपने लिया लॉग,
तो लॉग बेस ई के इसका लॉग बेस ई ए प्लस का लॉग बेस ई टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है माइनस का ई अपॉन आर 1/t लॉग बेस ई के की वैल्यू आ रही है प्लस का लॉग बेस ई ए। अब जो गिवन इक्वेशन आ रही है आप उसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो जैसे आप इसे कंपेयर करते हो वाई इज एम एक्स प्लस सी से, तो एक्स में आपको प्लॉट करना है 1/t और वाई में आपको प्लॉट करना है लॉग बेसी के। तो जैसे आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो ग्राफ का जो स्लोप है उसकी वैल्यू आएगी माइनस का ई अपॉन आर और ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो आपको देगा लॉग बेसी ए को। तो ये आ गया इसका ग्राफ। दिस इज द ग्राफ। स्लोप आ रहा है माइनस का ई अपॉन आर और इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है लॉग बेसी ए को। गॉट इट। ये ग्राफ लॉग बेसी ई के वर्सेस 1/t का है। ठीक। इस ग्राफ के स्लोप से आप कैलकुलेट क्या करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको करना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए जो भी स्लोप की वैल्यू आ रही है उसमें आप आर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का आर इंटू स्लोप। इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उस एनर्जी के गैप को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। गॉट इट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एनर्जी का जो गैप आता है वो एनर्जी का गैप कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपने रेट कांस्टेंट निकाला दो अलग अलग टेम्परेचर पर। आर्हेनियस इक्वेशन जो लगाई गई है वो है लॉग बेसी के इसका लॉग बेसी ए प्लस का लॉग बेसी ई टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। अब जो बेस ई के अंदर जो इक्वेशन दी हुई है उसको आपने कन्वर्ट किया बेस 10 के अंदर। तो जैसे आप इसे बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करोगे तो बेस 10 में कन्वर्ट होकर के आएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई अपॉन 2.33 आर टी। अब अगर इस इक्वेशन पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाते हो तो इस इक्वेशन पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप एक बार देख लो, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो लॉग के अगर आप लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ लेते हो तो उस सिचुएशन में जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप जो होगा, इसके स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर। वॉट इट। पहले जो स्लोप आ रहा था उसकी वैल्यू आ रही थी केवल माइनस का ई ए अपॉन आर, क्योंकि तब वहां पर क्या लगा हुआ था, तब वहां पर लिखा हुआ था लॉग बेसी के। ठीक है। और बेस ई को अब आपने किस में कन्वर्ट किया है, बेस 10 के अंदर। अब आपने किस में कन्वर्ट किया है, बेस 10 के अंदर। तो दोनों बातों में फर्क है। तो लॉग बेस 10 का अगर आप 1/t के साथ ग्राफ लेते हैं तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का ई अपॉन 2.303 आर। और ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो आपको क्या देगा, लॉग बेस लॉग ए। गॉट इट। अब जो इक्वेशन आ रही है लॉग के अंदर, उसके अंदर T1 टेम्परेचर पर मान लो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है। तो इक्वेशन को आप T1 टेम्परेचर पर लगा दो तो इक्वेशन आ जाएगी लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई अपॉन 2.303 आर T1। सिमिलरली T2 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट होगा वो होगा T2। T2 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट हो गया उसकी वैल्यू हो गई K2 के इक्वल। तो लॉग K2 इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई अपॉन 2.303 आर T2। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर लिया, यानी आपने कर दिया लॉग K2 माइनस लॉग K1। इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर इक्वेशन आ रही है लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.33 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। गॉट इट। T2 और T1 में से T2 है हायर टेम्परेचर और T1 है लोअर टेम्परेचर। Which of the following equation give the relation between the rate constant and collision frequency? Answer is Arrhenius equation. That is first one. K is equals to A e to the power minus का E upon RT. Next question. What is the slope of the graph obtained when plot of log base E versus 1/K? Slope की वैल्यू होती है माइनस का E upon R के इक्वल। What is the y intercept of the graph between log base E K versus 1/T? तो y intercept जो है वो किसकी वैल्यू देता है, इंटरसेप्ट आपको log base E A की वैल्यू देता है। In the equation which relate K at two different temperature, which of the following is taken at higher temperature? तो T2 और T1 में से कौन सा टेम्परेचर हायर होता है, T2 ग्रेटर होता है T1 से आरएनएस इक्वेशन के अंदर। तो आरएनएस इक्वेशन के अंदर एक रिएक्शन है जैसे कि H2 I2 के साथ रिएक्ट करके 2HI दे रहा है। अब इसमें
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लाने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो मिनिमम एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी एनर्जी का चेंज आएगा उसको रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा एस से। जेम्स क्लार्क और बोल्ट्जमैन ने, यानी मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया एनर्जी का। उसने बताया कि हायर एनर्जी पर फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज करता है, ठीक, यानी कि फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू इंक्रीज करती है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन की वैल्यू बढ़ जाती है। दिस इज द ग्राफ। गॉट इट। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपके पास लाइट। ऐसी काफी सारी रिएक्शंस हैं जिन पर की रिएक्शन की जो रेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। दोज रिएक्शन हुज रेट depends on intensity of the light independent of temperature are known as photochemical reaction, and the topic is exposure to radiation or the effect of light. इसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफी इसी के अंदर आता है। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। अब ये रिएक्शन आपने विदाउट कैटलिस्ट कराया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट तो होगा, लेकिन एनर्जी बैरियर ज्यादा होने की वजह से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। अब आपने क्या किया, इस रिएक्टेंट के अंदर डाल दिया है कैटलिस्ट, तो जो एनर्जी का बैरियर है, बैरियर हो गया कम। अब यही रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो बैरियर कम होने की वजह से आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि कैटलिस्ट करता क्या है, इस एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है। इस एनर्जी के बैरियर का क्या नाम है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो बैरियर है फर्स्ट केस का वो विदाउट कैटलिस्ट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है। और सेकंड केस के अंदर ये बैरियर कम है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम आ रही है। यानी कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट करा देता है। कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट इस एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, प्रोवाइडिंग अ न्यू पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। गॉट इट? क्वेश्चन में आ जाइए। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट लोअर्स, आंसर इज एक्टिवेशन एनर्जी। Which of the following will provide an alternate path of lower activation energy? That is catalyst. Catalyst provide a alternate or additional path of lower kinetic energy. नेक्स्ट आता है आपके पास कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन जरूरी है। जब तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और कोलाइड करने के लिए इनके पास होनी चाहिए सफिशिएंट एनर्जी। कोलाइड करने के लिए इनके पास होना चाहिए सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी का मतलब रिएक्टेंट की नॉर्मल एनर्जी। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोलिजन थ्योरी किसने दी? लुइस और ट्रॉट्स ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन का होना जरूरी है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं। रिएक्शन तब होती है जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से पर यूनिट टाइम के अंदर होने वाले कोलिजन जो है उनके नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। दिस इंक्रीजेस द रेट ओनली बाय ऑलमोस्ट 3%, बाय ऑलमोस्ट 3%। Hence the increase of rate of reaction is not simply due to the increase in collision frequency। यानी कि इससे ये समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन तो बढ़ता है, ठीक है, यानी 1 सेकंड के अंदर होने वाले कोलिजन का जो नंबर है वो तो इंक्रीज कर जाते हैं, लेकिन रेट जो है वो इफेक्टिवली कोलिजन के नंबर पर केवल डिपेंड नहीं करती। यानी 1 सेकंड के अंदर होने वाले जो कोलिजन है वही केवल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। रेट जो है वो डिपेंड करती है नंबर वन कोलिजन फ्रिक्वेंसी पर, साथ ही साथ डिपेंड करती है इफेक्टिव कोलिजन पर। किस पर डिपेंड करती है? इफेक्टिव कोलिजन पर। यानी कि सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, केवल वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं। यूनिट टाइम के अंदर होने वाले कोलिजन के नंबर चाहे जितने भी हों, लेकिन उन कोलिजन में से जो कोलिजन इफेक्टिव हुए हैं केवल प्रोडक्ट को वही बनाएंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम।
ज्यादातर रिएक्शन के लिए इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 होती है। 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28। सारे के सारे कोलिजन कभी इफेक्टिव नहीं होते, केवल वही कोलिजन जो इफेक्टिव होते हैं, केवल वही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। गॉट इट? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है ये कोलिजन सभी मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होता है, टोटल में से कुछ ही फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनके पास जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होते हैं। अब ये जो इफेक्टिव कोलिजन है, ठीक, ये उन्हीं का ही होगा जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल हो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल। इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज लेस, कोलिजन विल बी इनइफेक्टिव। अब अगर मॉलिक्यूल के पास, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं है, तो उनका कोलिजन बेकार माना जाएगा, क्योंकि वो कोलिजन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। Thus, the energy of collision determines the possibility of reaction. Threshold energy का मतलब the colliding molecule should possess a certain minimum amount of energy to give product. The minimum amount of energy is called threshold energy. Got it? अब अगर आपके पास कोई बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में हुआ कोलिजन, मॉलिक्यूल का नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी ए बी दो रिएक्टेंट है, ए टू बी के साथ रिएक्ट करके ए बी टू प्लस ए टू को बना रहे हैं, तो ये आपके पास दोनों रिएक्टेंट है, ए बी और ए टू बी। अब ये दोनों आपस में टकराए, इफेक्टिवली कोलिजन हुआ इनके बीच में, ठीक। अब टकराने पर आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है बी ए टू प्लस ए बी, जबकि आपको चाहिए क्या, ए बी टू प्लस ए टू। गॉट इट? तो ये कोलिजन कैसा हुआ, इनइफेक्टिव। कैसा हुआ, इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि बी को आपको रखना है बी के साथ और ए को रखना है आपको ए के साथ। गॉट इट? अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल इफेक्टिव बन रहा है, ठीक है। जो चाहिए प्रोडक्ट ए बी टू प्लस ए टू। जैसे कि सी एस थ्री बी आर यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड और ओ एच आयन इस पर अप्रोच कर रहा है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर सामने से अगर बी आर और सामने से ही ओ एच अप्रोच करे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओ एच पे भी नेगेटिव है, बी आर भी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल। गॉट इट? तो यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर ओ एच अप्रोच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर डायरेक्शन में ओ एच अप्रोच करे, तो पीछे से ओ एच अप्रोच करे और आगे से बी आर निकल जाए, तो ये रिएक्शन ऑपरेट हो जाएगी। यानी कि अगर बी आर पीछे से अप्रोच करता है, अगर ओ एच बैकवर्ड डायरेक्शन से अप्रोच करे और बी आर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से बाहर आ जाए, तो ये रिएक्शन जो है वो अप्रोच हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास कोलिजन के लिए इफेक्टिव वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू उसका होना ही जरूरी नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर टकराना भी जरूरी है। गॉट इट? तो ये तैयार हो गया प्रोडक्ट। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होता है जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। Kinetic energy of colliding particle is converted into potential energy in an activated complex, which is also known as transition state, that is TS. जो ट्रांजिशन स्टेट है वही पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कहलाता है। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर, सबसे पहले बना टीएस यानी कि ट्रांजिशन स्टेट, विच इज आल्सो नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको कोई बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन दी जाए, तो कोलिजन के लिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग के लिए रिलेशन आया, यानी कि रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है दो बातों पर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर और प्रॉपर ओरिएंटेशन पर, यानी कि पी पर और जेड पर। साथ ही साथ एनर्जी का एक फैक्टर इन्वॉल्व हुआ जो कि है एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर, यानी कि एनर्जी बैरियर पर। तो इक्वेशन आ गई के इक्वल्स टू पी जेड ई टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। इसमें पी का मतलब है प्रॉपर ओरिएंटेशन, स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं। अब इसी इक्वेशन की मदद से आरडीएस इक्वेशन निकाली जाती है, जो आती है के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। अब इसमें जो कैपिटल ए आ रहा है जिसका नाम है आर्डिनियस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो बातों पर। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? तो पी जेड किसकी जगह रिप्लेस हुआ है? ए की जगह। गॉट इट? यानी ए जो है वो डिपेंड कितनी बातों पर करता है? तो ए डिपेंड करता है दो बातों पर।
एक पी पर और एक जेड पर। पी का मतलब क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। और जेड का क्या मतलब है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? दिस इज द आर्रहनेस इक्वेशन। और क्योंकि ये ए का फैक्टर आर्रहनेस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। और ए की वैल्यू डिपेंड करती है पी और जेड पर। क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन। कंप्लीट हुआ लेक्चर। थैंक यू।